हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है छोटकी बुआ पार्ट 5। बेटा किसी ने क्या, खुद उसके अपने बेटे ने पहले तो बीवी के कहने पर उससे किनारा कर लिया और अब चाहता है कि वह मेहमानों की तरह सिर्फ कुछ दिन उसके पास रहे। उन्होंने जिद पकड़ ली कि अभी इसी वक्त मुझे जाना है। पता नहीं तुम्हारे मौसा जी की हालत कैसी है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो बाद में जाकर क्या करूंगी। उसके बाद विधास ने उन पर और जोर नहीं डाला कि वे वहां रुके। वह अपनी गाड़ी से उनकी बड़ी बहन के घर छोड़ आया। माँ कब तक यहाँ रहना है, कब आऊं तुम्हें लेने के लिए, कुछ भी नहीं पूछा और जरा जल्दी है कहकर चला गया। पिछले एक महीने से वे दीदी के पास ही थी। उन्हें तसल्ली थी कि वे जीजा जी से मिल पाई। हालांकि वे उन सबको छोड़कर चले गए, पर एक बात का शगुन था कि वे दीदी की मुसीबत के वक्त उनके साथ थी। बड़े फूफा जी की 13वीं में ही बुआ से मिलकर ये सारी बातें जान पाई थी। अपनी सहेलियों जैसी छोटकी बुआ की ऐसी हालत देखकर मैंने उन्हें आश्वासन दिया था, बुआ तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ ही रहोगी। बुआ के चेहरे पर उस उदास माहौल में भी मुस्कुराहट की हल्की सी रेखा दौड़ गई। मेरी और बुआ की बहुत बनती थी, इसीलिए वे मेरे साथ रहने को राजी हो गईं। उस दिन फूफा जी की 13वीं पर हम सब करीब 10 लोग एक सुमो गाड़ी बुक करके गए थे। एक और आदमी की गाड़ी में जगह न होने के कारण मैं उस दिन बुआ को अपने साथ ला ना पाई थी और उन्हें अपना पता देकर खुद गाड़ी पकड़कर आने के लिए कह दिया। रास्ते भर मुझे बुआ के साथ उनके अपने ही बेटे बहुओं के व्यवहार के बारे में सोचकर बड़ा खराब लगा था। बाद में कार्य की व्यस्तता की वजह से मैं बुआ की बात भूल गई थी, तो क्या बुआ मेरे पास आ रही थी? उन्होंने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? अचानक बुआ के कर्राने की आवाज़ सुनकर मैं अतीत की यादों से निकलकर वर्तमान में आई। बुआ को होश आ रहा था, पर आंखें अभी बोझिल ही थीं। मैंने बुआ के सिर पर हाथ फेरा, उन्हें तसल्ली दी। बुआ मैं मालती, तुम मेरे पास हो, बिल्कुल ठीक हो। मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया है, ये अभी आते ही होंगे। तुम जल्दी ठीक हो जाओ, हम सब जल्दी घर चलेंगे। थोड़ी देर बाद ये आए। अभी बुआ को पूरी तरह से होश नहीं आया था। एक बोतल खून चढ़ चुका था, शायद एक बोतल खून और चढ़ना पड़े। ऐसे में बुआ को अकेले नहीं छोड़ सकती थी, सो मैंने उन्हें घर भेज दिया और बच्चों को खाना खिलाने और उनका होमवर्क करवाने के बारे में समझा दिया और खुद बुआ के पास वहीं बैठी बैठे थक गई थी, मगर कामों में अकड़ सी आ गई थी। आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। उठकर थोड़ा टहलने लगी। टहलते टहलते मन भी इधर उधर भटकने लगा। तो क्या बुआ सचमुच मेरे पास रहेंगी? मेरे पति जरा एकांत प्रिय हैं, उन्हें ज़्यादा किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं। ऐसे में बुआ हमारे घर पर रहना क्या इन्हें अच्छा लगेगा? क्या ये बुआ की उपस्थिति अपने घर पर स्वीकार कर पाएंगे? मैंने इस विषय पर इनसे बात तो की नहीं थी और भावुकता में आकर बुआ को अपने घर पर रहने का न्योता दे बैठी। वे मेरी प्यारी छोटकी बुआ हैं, मेरी सहेलियों जैसी बुआ, पर बच्चों की तो उन्हें जानते ही नहीं। आजकल तो बच्चों को अपने अलग कमरे चाहिए, उन्हें अपना कमरा किसी और के साथ शेयर करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे में अपने 2 कमरों वाले फ्लैट में बुआ को कहाँ रखूँगी? ड्राइंग रूम में दीवान पर सुलाना भी ठीक नहीं, बिल्कुल अस्थायी सा प्रबंध लगेगा। फिर आने जाने वालों की भी मुश्किल हो जाएगी। बुआ के कारण कहीं मेरा घर न बिखर जाए।
तो फिर क्या करूं, बुआ को ऐसे छोड़ भी नहीं सकती। अपने ही विचारों पर ग्लानि हो रही थी कि हम कितने स्वार्थी हैं। अपने आराम एवं अपनी दुनिया के आगे हम कुछ नहीं देख और सुन नहीं पाते। दिमाग इस कश्मकश में इतना उलझ गया कि दर्द से फटने लगा। बाहर रिसेप्शन पर गई और नर्स से सिर दर्द की एक टैबलेट लेकर खाई और अस्पताल के कैंटीन में चाय खरीद कर पी। अचानक ख्याल आया कि बुआ के दोनों बेटों को फोन करके अस्पताल में बुला लेती हूँ। माँ को इस हालत में देखेंगे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। हो सकता है उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा हो, कुछ तो शर्म आएगी उन्हें अपने व्यवहार पर। शायद वे लोक लाज के कारण बुआ को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाएं। इससे मेरा भी मान रह जाएगा और बुआ की भी अपने बेटों से नाराजगी दूर हो जाएगी। इस विचार से मुझे थोड़ी राहत मिली। घड़ी में देखा तो रात के 12 बज रहे थे। इतनी रात को फ़ोन करके उन्हें परेशान करना मुझे ठीक नहीं लगा। सुबह होते ही फ़ोन करके उन्हें इत्तला कर दूंगी, ऐसा सोच मैं निश्चित होकर पास ही पड़े एक सोफे पर सो गई। रात के करीब 3 बजे थे। नर्स ने आकर मुझे झिंझोड़ा। मैं हड़बड़ाकर उठी तो देखा कि 2 डॉक्टर बुआ के पास खड़े थे। एक उनकी नब्ज देख रहा था और एक उनकी धड़कन की जांच कर रहा था और नर्स खून की बोतल उतारने की तैयारी कर रही थी। शायद बुआ को सोए सोए में साइलेंट अटैक आया था। नर्स ने उन्हें सिर से पैर तक सफ़ेद चादर से ढक दिया था। कितनी निश्चित लग रही थी बुआ, बिल्कुल शांत एवं निर्विकार भाव से लेटी हुई, मानो बार बार घर बदलने के झंझट से मुक्त होकर सदा के लिए अपने घर पहुंचकर बड़े इम्तिमान से सो रही हो। आज बुआ को अपना घर मिल चुका था। अब यहाँ से कोई भी उन्हें निकाल नहीं सकता था। इस घर में न तो मेहमान थे और ना ही किराएदार और ना ही किसी की मोहताज।